Hello everyone, Assalamu alaikum. Very welcome back to my YouTube channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. एक नई एनर्जी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमने डिसाइड किया है कि हम विद इन 30 डेज हम प्रिंसिपल्स ऑफ 30 टू 40 डेज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस की बुक के चैप्टर्स को वाइंड अप करेंगे. सो आज हमारा थर्ड लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस का, जो कि चैप्टर 1 है और लेक्चर नंबर 3 है. और ये कुछ टर्म्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. सो चलिए इसको आज हम डिस्कस करते हैं. आज की जो हम कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे दैट इज़ अ गोल ऑफ द फर्म, फिर इस तरह से स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं. तो ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, तो आज हम इनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. सो इसको इजीली स्टार्ट कर लेते हैं जी. गोल ऑफ द फर्म, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे जी गोल ऑफ द फर्म के ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है उसका गोल क्या होता है, वो किस पर्पस के लिए बनाई जाती है, क्यों बनती है, किस पर्पस पे वो काम करती है, मैनेजर्स क्या काम करते हैं. तो एवरीवन नोज अबाउट दैट कि कंपनी जब भी फॉर्म की जाती है उसका पर्पस होता है कि वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए, प्रॉफिट बढ़ाया जाए, शेयर होल्डर की वर्थ बढ़ाई जाए, उनके शेयर्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज की जाए, वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए. दिस इज द मेन एंड फॉरमोस्ट फीचर ऑफ गोल ऑफ द फर्म, यू कैन से दैट. सो ये कुछ मैंने इन डिटेल लिखी. द प्राइमरी गोल ऑफ द फर्म टू मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ. हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर रहे, हम वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे हैं. दिस इज द डिफरेंस. इसको मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ. So we can say that the primary goal of the firm is to maximize the wealth of the firms. Firms की wealth को maximize करना, ऑनर्स की दैट इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म. जब ऑनर्स की वेल्थ को आप मैक्सिमाइज करेंगे तो फर्म की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. तो दीज आर द पॉइंट्स दैट आई हैव नोटेड फॉर यू कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द गोल ऑफ द फर्म, तो यू कैन टेल देम कि द प्राइमरी गोल इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर. प्राइमरी गोल वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है. सेकेंड, वेल्थ इज रिफ्लेक्टेड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म शेयर. जो वेल्थ तब इंक्रीज होगी, तब रिफ्लेक्ट करेगी जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी. अगर शेयर की प्राइस 100 है और वो मार्केट में 150 का हो गया, तो दैट मीन के उसकी जो मार्केट वर्थ है, मार्केट प्राइस है, उसकी इंक्रीज होगी और वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है. ऑलराइट, आप इसको इसके फीचर्स भी कह सकते हैं. फोकस इज ऑन लॉन्ग टर्म क्रिएशन, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट. तो जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है या गोल है वो क्या है कि हम जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे फोकस करेंगे, ना कि शॉर्ट टर्म प्रोसेस पे. एथिकली रॉन्ग चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, हम एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ पे फोकस करेंगे. कंसीडर द रिस्क एंड टाइमिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न. रिस्क को भी कंसीडर करना है. आपको पता है हाई रिस्क हाई रिटर्न बट लो रिस्क लो रिटर्न, तो हमने रिस्क को भी कंसीडर करना है. और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को भी. ये ना हो कि अगर आपको पैसे मिल तो रहे हैं, आपकी वर्थ इंक्रीज हो रही है, बट आफ्टर 4 ईयर्स आफ्टर आप ये कह लें कि आपको जो है वो 1 साल के बाद मिल रहे हैं, 12 मंथ्स के बाद अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट डज नॉट मीन कि आपके लिए वो बेनिफिट होगा. ऑलराइट, दैट इज नेक्स्ट इज एंश्योर्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू इंक्रीज फर्म्स वैल्यू. एफिशिएंट रिसोर्सेज को, आपके जो रिसोर्सेज होंगे उसको एफिशिएंटली आपने यूज़ करना है फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के. फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है आपके पास, ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, यू हैव टू यूज़ जब वेल यूटिलाइज करना है आपने उनको, तो फर्म की वैल्यू को इंक्रीज किया जा सके. encourages ethical social responsible business practice. ethical is a very important point कि you need to be the ethical. आपने unethical illegal activities के साथ profit maximization या wealth maximization की तरफ नहीं जाना. We need to do a legal action. We need to do ethical values and practices. उसके साथ हमने shareholders की value को maximize करना है. तो हमारा purpose क्या है? wealth maximization. वेल्थ को हम मैक्सिमाइज करेंगे और कैसे करेंगे? एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ. एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे. ऑलराइट, गाइड मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस दैट एनहेंस फर्म्स वैल्यू ओवर टाइम. मैनेजर्स को गाइड करेंगे कि उनकी जो फर्म की वैल्यू है वो ओवर टाइम जो है वो इंक्रीज होती रहे. दिस इज कॉल्ड द गोल ऑफ द फर्म. मैनेजर्स का प्रोसेस ये होगा कि वो मैक्सिमम काम करें और ताकि वो फर्म की वैल्यू को ओवर टाइम वो इंक्रीज कर सकें. ऑलराइट, आई एम वेरी होपफुल कि आपको गोल ऑफ द फर्म अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गई होगी. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ हम जाएंगे.
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूँ, बहुत ही ईजी है। मैनेजेरियल फाइनेंस के अंदर ना हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं जब वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही होती है, शेयर की वैल्यू बढ़ रही होती है, मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, और जो आपका ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करते हैं। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो शॉर्ट टर्म हो सकती है, वो रिस्क को मिनिमाइज, वो रिस्क को फैक्टर को कंसीडर नहीं करती, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं करती, उसके बाद वो उसकी वैल्यू को जनरेट कर रही होती है। तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। हमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ हमने जाना है। सो इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, रिस्क कंट्रोल एंड सस्टेनेबल वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर। ये तीन चीजों को कंसिडर करती है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। दिस इज कॉल्ड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैनेजर शुड मेक फाइनेंशियल डिसीजंस दैट इंक्रीज द फर्म स्टॉक प्राइस इन द मार्केट। दिस इज द थिंग दैट मैंने आपको जो है वो वर्बली समझाने की कोशिश की है। ठीक है, वाई नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्यों नहीं करना हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? बिकॉज वी है, ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है एंड मे मोर रिस्क भी इसमें जो है वो इग्नोर किया जाता है, इग्नोर रिस्क, टाइमिंग और एथिकल प्रैक्टिस। ना तो एथिकल प्रैक्टिसेस इसमें देखी जाती हैं, ना ही टाइम को, ना ही जो है वो रिस्क को कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बजाय हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना है। ठीक है, अभी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, वैसे नोटबुक साथ रखा करें, साथ साथ पॉइंट्स को नोट करते रहा करें। What wealth maximization considers, क्या क्या कंसिडर करता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? मैंने आपको पहले बता दिया, रिस्क को कंसिडर करेगा, टाइम को कंसिडर करेगा और कैश फ्लोज को कंसिडर करेगा। अभी फॉर एग्जांपल ये मैंने बता दिया, रिस्क को कंसिडर करता है, सेफ रिटर्न्स आपको देता है। ठीक है, ऐसी इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे आपको सेफली रिटर्न्स आ सके। टाइमिंग जो है वो ये नहीं होना चाहिए अगर आपने आज इन्वेस्ट किया तो आपको जो है वो साल के बाद पेमेंट मिल रही है तो आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा ना उस पेमेंट का, उसकी वैल्यू तब तक कम हो चुकी होगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को भी कंसिडर करता है। एंड देन कैश फ्लोज, ये होते हैं रियल टर्म कैश फ्लोज। आपके पास पैसा आ कितना रहा है, आपके पास कैश इन हैंड कितना है, कितनी मनी की ट्रांजेक्शन हो रही हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख की सेल की है बट आपके पास जो है वो अप्रूवल में पड़ी है, वो आपने क्रेडिट पे सेल किया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई कैश का लेन देन नहीं, तो आपके डे बाय डे जो ऑपरेशंस हैं वो रन नहीं हो पाएंगे। सो कैश फ्लो जो है वो रियल प्रॉफिट्स होना चाहिए, नॉट जस्ट पेपर अर्निंग नहीं होनी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर अर्निंग और जो है वो रियल प्रॉफिट्स का। एग्जाम्पल आप ले लें, अगर आप मार्केट में 100 रुपया प्राइस है और अगर वो 150 हो चुकी है तो दैट मीन कि जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी गेन होगा, सक्सेसफुल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी इसको कहते हैं। अगर 150 प्राइस चली जाती है 100 से तो ये आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के साथ। ठीक है, आई एम वेरी होपफुल कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का डिफरेंस समझ आ गया। बात कर लेते हैं रिस्क। ये भी एक टर्म है जो आपकी बुक के फर्स्ट चैप्टर में है। छोटी छोटी टर्म्स हैं, आपको पता होंगी तो आप फिर इसी को आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रिस्क क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ का जो डिफरेंस होता है ना, आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है और जो एक्चुअल आउटकम होती है, उन दोनों का डिफरेंस हमें रिस्क कहते हैं। आपने सपोज किया था कि आपको 500 या 5000 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट होगा, बट आपको एक्चुअली कितना हुआ 3000 का। तो दैट मीन कि ये जो डिफरेंस है 2000 रुपीज़ का, ये आपका क्या है, ये आपका रिस्क था कि यार ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो एक्चुअल आउटकम और एक्सपेक्टेड आउटकम का जो डिफरेंस है उसको आप रिस्क बोलते हैं। ठीक है, रिस्क इज द चांस दैट एक्चुअल रिटर्न ऑफ फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट विल डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्लियर? ओके, सिंपल वर्ड में आप पढ़ लीजिएगा कि रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटी। ठीक है, द अबाउट द फ्यूचर आउटकम, यू माइट अर्न मोर लेस और इवन लूज मनी देन यू एक्सपेक्टेड। आप या तो पैसे लूज कर सकते हैं या ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इन दोनों की जो अनसर्टेनिटी है ना बेसिकली, उसको आप रिस्क कहते हैं, जिसमें आप अनश्योर होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क। तो एवरी फाइनेंशियल डिसीजन, इसको आप फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करें, एवरी फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व सम लेवल ऑफ रिस्क। कोई भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, दैट इज अ कॉमन फैक्टर। हायर रिस्क हाई रिटर्न, लोअर रिस्क लो रिटर्न, कॉमन फॉर्मूला है। द फाइनेंस मैनेजर मस्ट मेजर एनालिसिस एंड कंट्रोल रिस्क। जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो रिस्क को कंट्रोल करे, मेजर करे और उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग करे। द गोल इज नॉट टू अवॉइड रिस्क कंप्लीटली बट
टू मैनेज इट वाइजली। ये पर्पस नहीं है हमारा कि हम जो है वो रिस्क को अवॉइड ही कर दें, जहाँ रिस्क को काम ही ना करें, बट हम उसको वाइजली यूटिलाइज करें। आवर पर्पस इज़ टू यूटिलाइज वाइजली, कम्प्लीटली हम उसको वाइजली जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट को या अपनी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो और मैनेज कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड द रिस्क। ये बेसिक एक छोटा सा एक रिस्क का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है। ये रिस्क की टाइप्स हैं, ये ना हम आगे जाके बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये टाइप्स लिख दी हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। ये अनसर्टेनिटी होती है फॉर्म्स के ऑपरेशंस को रन करने में। फॉर एग्जांपल डिमांड चेंज हो गई है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है या कम हो गई है, तो ये बिजनेस रिस्क होता है, ठीक है। ये किसी भी टाइम आ सकता है। फाइनेंशियल रिस्क होता है काज्ड बाय द यूज ऑफ डेट आर बोरोइंग हायर डेट, हायर फाइनेंशियल रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा कि अगर आपने ज़्यादा डेट लिया है तो आपको ज़्यादा रिस्क है, अगर लो डेट लिया है आपने तो अगर आपके जो एसेट्स फाइनेंस्ड हैं वो आपके ज़्यादा डेट के साथ हैं तो आपका रिस्क हाई है, और अगर उसके साथ नहीं है तो फिर आपका जो आपकी इक्विटी के साथ है तो फिर आपका लोअर रिस्क है। तो ये दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली। तो इसको कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। मार्केट रिस्क क्या होता है? चेंजेस इन द मार्केट कंडीशंस, प्राइसेस आर इंटरेस्ट रेट। अगर मार्केट की कंडीशंस चेंज हो गई हैं, अगर मार्केट में प्राइसेस अप्स डाउन हो रहे हैं, प्राइसेस चीज़ों की प्राइस अप हो गई या डाउन हो गई, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं आप, या इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लोन्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन्स करते हैं, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, जो बैंक से आप पैसे लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो आपकी जो परचेजिंग पावर होती है वो कम होगी, ज़्यादा होगी, मार्केट चेंज होगी, कंडीशन चेंज होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ चेंज हो गई, ठीक है, लोगों की परचेजिंग पावर चेंज हो गई। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये मार्केट रिस्क कहलाते हैं, तो मार्केट रिस्क बोलते हैं। रिस्क का पूरा चैप्टर है, इसको आगे जाके हमने डिस्कस करना। ऑलराइट, फिर है इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अगर आज आपको एक चीज़ 1000 रुपीज़ की मिल रही है, 1000 की, और वही 1 मंथ के बाद आपको अगर 1100 की मिलेगी, तो दैट मीन कि इन्फ्लेशन आ गई है, प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं और लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई है। परचेजिंग पावर जो है वो कम होगी। दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है ना, तो मार्केट के अंदर जो चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाती हैं। जब आप या अगर आपका हायर इंटरेस्ट रेट होगा और तो तब भी चेंज हो जाती हैं, और अगर लोअर इंटरेस्ट रेट होगा मार्केट में, या लोअर इंटरेस्ट होगा ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने डेट लिया है या कहीं पे फाइनेंस किए हैं चीज़ें, तो अगर लोअर इंटरेस्ट मिल रहा है तब भी, और अगर हायर इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते या बहुत ज़्यादा पैसा बोरो नहीं करते, ठीक है उनके। तो अगर लो है तो वो बहुत ज़्यादा बोरो करते हैं। तो ये जो है वो इंटरेस्ट रेट के साथ भी चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं मार्केट में। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिस्क। नाउ वी हैव टॉक अबाउट द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जिनका कंपनी, एक शेयर होल्डर्स होते हैं और एक स्टेक होल्डर होते हैं। डिफरेंस को अंडरस्टैंड करें। शेयर होल्डर आपका ऑनर होता है जिसने शेयर्स खरीदे हैं। स्टेक होल्डर वो होते हैं जो आपकी कंपनी के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से अटैच होते हैं, उनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। सो वी कैन से दैट स्टेक होल्डर्स आर द इंडिविजुअल्स, आर ग्रुप्स हो सकते हैं, हु हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन द फॉर्म्स, एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस एंड डिसीजन। ऐसे लोग जिनका आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वास्ता है, वो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। दीज आर द टाइप्स, जस्ट लाइक बहुत ईजी वे में मैंने समझा दी आपको। शेयर होल्डर्स ऑनर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। दीज आर द टाइप्स हैं कि ये शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। हु दे आर, क्या करते हैं? पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द फर्म। ये स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये भी स्टेक होल्डर्स हैं। एम्प्लॉयज़ कौन है? जो वर्क कर रहे हैं कंपनी में। कस्टमर्स कौन है? पीपल बाइंग द प्रोडक्ट, जिनसे लोग चीज़ें खरीद रहे हैं। सप्लायर, फर्म प्रोवाइडिंग मटीरियल सर्विसेज, जो लोगों को रॉ मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रेडिटर, जो बैंक हैं, लेंडर्स हैं, जिन्होंने पैसा दिया है। गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज, जिन्होंने टैक्स लगाने होते हैं। कम्युनिटी एंड सोसाइटी, जैसे पब्लिक इन्वायरमेंट चीज़ें बताने के लिए, तो वो। तो व्हाट दे केयर अबाउट, वो किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेनी है। जो सैलरी पर्सन हैं, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी जॉब चाहिए। जो कस्टमर्स हैं वो क्वालिटी और प्राइस सेटिस्फेक्शन देखते हैं।
क्रेडिटर जो हैं वो ऑन टाइम पेमेंट रीपेमेंट देखेंगे, गवर्नमेंट टैक्सेस को देखेगी, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगी, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो दीज आर द स्टेक होल्डर। इन सब का कंपनी पे कहीं ना कहीं स्टेक होता है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, इसलिए हम इनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें स्टेक होल्डर वर्सेस शेयर। मैंने बता दिया कि शेयर होल्डर्स ऑनर्स होते हैं और उनका फोकस जो होता है वो किस पे होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट एंड वैल्यू पे होता है। ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इंक्लूड एवरी इम्पैक्टेड बाय, जो के फर्म पे इम्पैक्ट रखते हैं कहीं ना कहीं। गिटमैन की जो बुक है उसमें वो सजेस्ट करता है कि बैलेंसिंग शेयर होल्डर वेल्थ विद द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस किस का बायस बनते हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं और हमारे साथ फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इनका पर्पस होता है। ये कुछ मैंने एक्टिविटीज़ लिखी हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर की प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो बेसिक कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए फर्म की। ठीक है, तो वो क्या क्या काम करेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। कैपिटल बजटिंग के अंदर ना इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है इस पे कैपिटल बजटिंग। उस पे उसने क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने होते हैं। उसके बाद 2 प्रोजेक्ट हैं तो किस प्रोजेक्ट में लगाना उसके लिए बेटर है, वो एनालिसिस करता है। डिफरेंट आपके पास टेक्निक्स होती हैं, उसको एनालाइज करेंगे। पूरी बुक इस पे, पूरा चैप्टर इस पे पढ़ेंगे। फिर है फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, उनका कम्बिनेशन आपको बनाना है। कितना डेट लेना है, कितनी आपके पास इक्विटी, उनको मिला के कम्बिनेशन बनता है, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंसिंग डिसीजन। ये भी मैनेजर्स लेते हैं। फिर है डिविडेंड डिसीजंस कि प्रॉफिट अगर आपको हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको $10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो $10 लाख में कितना शेयर होल्डर्स में डिवाइड करोगे और कितने को रिटेन करोगे फॉर द फर्दर प्रोजेक्ट्स। तो ये आपका क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसको आप भी मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। तो ये कौन परफॉर्म कर रहा है, ये फाइनेंशियल मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ होती है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। उसके बाद हमारे पास है सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मज़ीद हम कह लें कि फाइनेंशियल मैनेजर सपोर्ट करता है। उसमें ये मैंने लिख दी हैं जी। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी पे काम करता है। डू यू नो अबाउट द लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंश्योरिंग एनफ कैश आपके पास अवेलेबल होना चाहिए डेली के ऑपरेशंस को रन करने के लिए ना। आपका इन कैश अमाउंट होनी चाहिए, लिक्विड एसेट्स होना चाहिए। लिक्विड एसेट क्या होता है, कैश होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप डेली के जो ऑपरेशन है ना उसको अच्छे से रन कर सको। ठीक है, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल का काम करता है ये, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होगा, जिसमें बजट बनाएगा, फिर एनालिसिस करेगा परफॉर्मेंस कितनी आई, उसको कंट्रोल करेगा, एक्सपेंसेस कंट्रोल करेगा। जैसे इसको कहते हैं कि एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जाए, कॉस्ट को कट किया जाए। कुछ लोग सैलरीज के कट कर देते हैं, कुछ लोग रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम कर देते हैं, प्रोसेसिंग क्वालिटी लो कर देते हैं। देयर आर द डिफरेंट थिंग्स। तो फाइनेंशियल मैनेजर का काम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल करना, जिसमें बजटिंग है, कंट्रोलिंग है, परफॉर्मेंस है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। देन आपके पास है रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करना। डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करे, डिफरेंट डाइवर्स सिक्योरिटीज़ में जब वो इन्वेस्ट करेगा तो उसका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। तो उसने फाइनेंशियल रिस्क को, उसका टास्क होता है कि कम से कम करना है, मिनिमाइज करना है, ख़त्म नहीं करना बट उसको वाइजली जो है वो मिनिमाइज करना है। ठीक है, सो दीज आर द सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। सो दिस इज द समरी दैट वी हैव डिस्कस कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, रिस्क को डिस्कस किया, फाइनेंशियल मैनेजर के फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये जो छोटी छोटी टर्म्स थी इसका आइडिया हो गया होगा। हम इन डिटेल इस पे पूरे चैप्टर्स हैं, आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे पूछा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।